दोस्तों आप सभी को YouTube लाइव का लिंक दे दिया है, तो सभी ग्रुप में डाल दीजिए। YouTube लिंक आप सभी को दे दिया गया है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सभी लोग। दोस्तों आप लोगों को YouTube का लिंक दे दिया है। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप लोग आ जाओ जी। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके जी, ओके। सर मेरे ग्रुप में भी डाल दो सर, मेरा लिंक सर। चार्ट में डाल दिए सर, देखिए आ गई। जी सर, आ गया सर। इसको फॉरवर्ड कर दीजिए आगे।
अभी 2 मिनट है हमारे पास स्टार्ट करने में, फटाफट फटाफट आइए। सर यहाँ पे जीएम अबो वालों को ही कोच बनाया जाता है। राजकुमार जी आपका नाम नहीं है। यस, जितने मुझे नोन है उनको बिल्कुल बना दिया जाता है सर। दीप ज्योति दास आपका भी नहीं है। देखो आज वर्मा जी हमारे, ठीक है, बाकी जितने हैंडरेस कर रहे हैं सर। संजय सर, एक तो माइक का भी बता देंगे सर, माइक कैसे ऑन करना है, क्योंकि को पता नहीं सर माइक कैसे ऑन करना है। अब कैसे बताऊं। जितने भी दोस्त है अपने जैसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट साइड में बॉटम में देखना एक बटन आता है जिसके अंदर हेडफोन जैसा दिखाई देता है। ज्वाइन ऑडियो लिखा होता है सर, ज्वाइन ऑडियो। हेडफोन जैसा दिखाई देता है, उसको क्लिक करोगे तो आपका माइक चालू हो जाएगा, आप सुनना चालू कर दो। जल्दी जल्दी आ जाओ। गौतम दास जी, अमित यादव जी, आपका नहीं पता सर। के मारा नहीं है सर। अब्दुल हक जी, गौतम दास जी, पी आर गहलोत जी, आपका भी। शायद अब्दुल गफ्फार जी, राहुल रज्जाक जी, मोहित जी, नहीं सर। यहाँ पे जितने भी हमारे कोस्ट है वो चेक करके बताए सारे, क्योंकि सारे लीडर से। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एड्रेस की वजह से नाम पता नहीं चलते। अब मैं कैसे समझू आप लोग जीएम अबो है।
नहीं पता चलेगा ना। मैं डेली मीटिंग में बताता हूँ कि आप अपने अपलाइन को बोलिए, जिन जो भी आपके अपलाइन है, वीपी है, उनको बोलिए कि वो बताए। सर IND हनुमान सिंह लिखा हुआ है, IND हनुमान सिंह। आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। देखो ये बता दिया। अब ये राहुल रज्जाक जी है, कोई बताए? राहुल जी आपका नाम कोई भी नहीं ले रहा है सर। अजय कुमार जी का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, आप ही बताओ यार। सौविक नास्कर, सौविक अलग है, वो सौविक नास्कर अलग है। जी जी जी, नहीं सर, यही है, सौविक जी को करिए सर। जी ठीक है। देखो आपने अभी जैसे अभी हैंड रेज करते तो आप लोग बताते हो तो समझ में आ जाता है ना भाई। ये देखो राशिद जी सेठी बराबर है, ये अपने मुकेश रावत जी है, बिल्कुल बराबर है। कहाँ गए? मुकेश रावत जी लखनऊ से, बिल्कुल। ये लो जी। अरे मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी को बना दिया गया। चलो खैर कोई बात नहीं। ये देखो शेख रिजवान जी है, बिल्कुल। विजय सिंह जी है, बिल्कुल। सर रिजवान शेख को होस्ट बनाइए, जीएम है ऑलरेडी। बना दिया सर। सर जी नरेंद्र झाला जी हैं गुजरात से, उनको भी को होस्ट बनाइए सर प्लीज। नहीं सर, जुड़े हुए हैं। आगे नरेंद्र का। नरेंद्र झाला सर प्लीज हैंड राइज करिए, आपको को होस्ट बनाया जाए क्योंकि आप जीएम हो गए हैं, तो प्लीज अपना हैंड राइज करें नरेंद्र झाला सर। कर दिया सर, कर दिया कर दिया कर दिया। और बताइए, फटाफट बताइए, फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं सर। ये हैंड रेज होते रहेंगे। और कोई इनमें से हैंड रेज में? नरेंद्र झाला जी आपको बना दिया सर। ये जो जिन्होंने हैंड रेज किया उन्होंने, उनमें से कोई नजर आ रहे हैं आपको? एक बार आप लोग ना, जो जितने भी कोच बने हैं वो नाम पढ़िए एक बार, और बताइए इनमें से आप लोगों के टीम के कौन कौन जीएम है प्लीज। नहीं तो हम प्रेजेंटेशन को चालू करते हैं, टाइम हो गया भाई साहब। फिर क्या एक बार प्रेजेंटेशन चालू हो गया फिर देखा नहीं जाता है कौन हैंड रेज कर रहा है। संजय सर, सुरेश जी है, उनको होस्ट करना आप। क्या नाम? सुरेश बेनीवाल। पानीपत से सुरेश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सर। तो ऐसे बताओगे तब तो पता चलेगा ना वर्मा जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। पता चलेगा, बताओ। आप जब तक नहीं बताओगे दादा, मुझे कैसे पता चलेगा यार। गोपाल रेड्डी जी को कर दो सर, गोपाल रेड्डी जी। गोपाल रेड्डी जी, जी सर। एक नाम सोरी लिखा आ रहा है सर, पता नहीं कौन सोरी है ऐसे सर। बोला करो यार। ये सोरी नाम लिखा आ रहा है, कौन है भाई? इनका नाम चेंज करो अपना भैया, नाम चेंज करके आओगे तो पता लगेगा। इंडिया स्टार नाम चेंज करके आओ। ओप्पो आ रहा है, ओपन F9, ये 9 प्रो नाम चेंज करो भैया अपने अपने। अरे सर कोई बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कई सारे कंपनी में काम करते, सही नाम से आ नहीं सकते। लोग देखेंगे तो बोलेंगे यार ये यहाँ कैसे आ गया। ठीक है। अपने जैसे थोड़ी है कि हम खुलेआम काम करते, वो डरते बेचारे कैसे। हाँ, ये सामने आने से डर लगता है सर। है ना, हम तो एक साथ दो दो कंपनियां करते हैं, लेकिन साला डर के नहीं करते, खुलेआम करते भाई। हाँ करते हैं, कोई अपनी कोई कंपनी अपने को सैलरी देती है तो पैसा कमाने में क्या डर, किसी से डरने का नहीं। तभी तो सर बहुत सारे दोस्त होते हैं ऐसे। चलो भाई, थैंक यू, शुरुआत कर देते हैं अभी। हेलो हेलो यस सर। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर अभी अरविंदर सर लाइन में है क्या?
अरविंद। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। अरविंदर सर नमस्ते। हाँ नमस्ते गोपाल जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और कैसे हैं? हैं आप? मैं अच्छे से सर जी प्लान होने दीजिए, फिर आपको सर ठीक है आप सर। सोच तो। सर अभी जो बात बोले कोई लोग, कुछ लोग डर के नाम को छुपा के आ रहे हैं। यस यस, कोई बात नहीं, डरते बेचारे कुछ इसके क्या इसके करेंगे। इसके इसके बारे में मैं थोड़ा बोल सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। सुनिए सर, बचपन से पैदा हुए, जब माँ बाप का पास हम बड़ा हुए, सब कुछ हुए, जब बड़ा हो जाते हैं ना, कुछ लोग माँ बाप को डरते नहीं। हाँ, माँ बाप को डरते नहीं, उल्टा जवाब करते हैं, कुछ भी झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं कुछ लोग। सबको नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन किसी कंपनी में करते हैं तो कंपनी का मालिक को डरते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अरे कंपनी से क्या डरना यार, कंपनी कोई पगार देती क्या हमको? किसी कंपनी के हम गुलाम थोड़ी है, इसलिए तो नेटवर्किंग करते हैं। आज मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको। माई सेल्फ संजय सोनटक के, सूरत गुजरात से, और मुझे इंडस्ट्री में पार्ट टाइम 10 साल और फुल टाइम 12-13 साल, ऐसे कुल लगभग 22-25 साल हो गए। जब मैं जॉब करता था सर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 95 से लेके 2010 तक मैंने सूरत के हजीरा के अंदर नौकरी की। लेकिन 98 से जब एमए चालू किया तो थोड़ा थोड़ा कीड़ा दिमाग में घुसने लग गया था मार्केटिंग का। नौकरी में मन नहीं लगता था। नौकरी में भी जाता था तो वहां पे भी अलग अलग दोस्तों से मिलके वही प्लान की डिस्कस करते थे, क्योंकि एमए में ब्रिट में जो ट्रेनिंग लिया था 2010 में ऐसा डिसीजन लिया कि अब नौकरी नहीं करनी है। और जब नौकरी छोड़ी तो दोस्तों 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी। हाँ। अब आप सोचो, परमानेंट जॉब, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस से बड़ी कोई नहीं है। बस वही सर वो नौकरी छोड़ के फुल टाइम नेटवर्किंग में उतरा हूँ अक्टूबर 2010। हाँ। तब से 13 साल से सर नेटवर्किंग कर रहा हूँ फुल टाइम। हाँ। ठीक है। और सर वहां भी कंपनी में काम किया, खुलेआम किया है। फ्रंट में आके जो भी कंपनी करता हूँ, जूम मीटिंग में खुद लेता हूँ, और ना जिंदगी में कभी अपलाइन के भरोसे बैठा हूँ। यहाँ पे भी 15-15, 20-20 दिन अपलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना करूंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर उसमें अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरुआत। सर जी ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर रेड्डी जी प्रेजेंटेशन के बाद। दोस्तों काम ऐसा करो ना, क्या जरूरत है यार। अभी आज की डेट में बता रहा हूं मैं, इसके पहले ऐसा नहीं कि फिनटेक को अभी 2 महीना हुआ तो इसके पहले मैं खाली बैठा था, नहीं। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में मेरा काम चल रहा है, और वह मैनेजमेंट को पता है कि मैंने फिनटेक में काम चालू किया। और बीच में बोला भी गया था, भाई साहब आप दूसरी जगह काम कर रहे हो? बोला हाँ कर रहा हूँ। बोले आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, बोला करके दिखाओ। तो तुमने मुझे खरीद के रखा है? जब आपकी कंपनी मैंने की थी उसके पहले भी कोई कर रहा था, तब आपने मुझे एनओसी दिया कि भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां से एनओसी लेके आओ, फिर मेरे साथ जुड़ो, या मुझे सैलरी देते हो, या मुझे कोई सेटिंग दे रखा है, या मैं तुम्हारा गुलाम हूं? भाई साहब नौकरी करनी होती, गुलामगिरी करनी होती तो रिलायंस की नौकरी नहीं छोड़ता। इसलिए बोलते हैं बी योर ओन बॉस। और जो नेटवर्किंग करता है वो किसी का दुनिया में गुलाम होता नहीं है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। 1 करे, 2 करे, 10 करे, कौन रोकने वाला है? ये अपने अपने पसंद की बात है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो आपके पास भी चॉइस है, तो होना भी चाहिए। दोस्तों फिनटॉच जिस प्रोजेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, आज पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है। इंडिया में कुछ नहीं है, ना के बराबर मान के चलिए। अभी तो लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। सर सॉरी, आपको रोकना चाहूंगा। मेरी झांसी, बुंदेलखंड, खजुराहो और काफी टीम नहीं जुड़ पाई उड़ीसा की,
तो प्लीज यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज सर प्लीज। दे चुका हूँ सर। ओके सर ओके। व्हाट्सएप पे ना? ये देखिए चैट पे दे चुका हूँ मैं, ये देखो दोबारा दे रहा हूँ मैं, देखो आ गया। अभी तो चैट पे नहीं आया सर। एक मिनट एवरीवन कर रहा हूँ मैं, ये देखो आ गया। यस यस आ गया। थैंक यू सर। कंटिन्यू सर कंटिन्यू। ऑलरेडी दे चुका था सर। दोस्तों फिनटॉच एक बहुत बड़ा एम्पायर हो चुका है, जो कि एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। कंपनी इसलिए बोल रहा हूं कि इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। इसलिए शुरुआत करते समय मैं कंपनी बोल रहा हूं, लेकिन बाद में ये कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें इनकी कोई जरूरत हमें लगती नहीं है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी पड़ता है कि इनके कई सारे प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो लोगों का यही मानना होता है कि फिनटॉच है क्या, क्यों इतना धमाल मचाए हुआ है? क्योंकि फिनटॉच की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, और वो खुद क्रिएट किए हुए अपना सेल्फ एड्रेस जनरेट करते। बाकी 150 के करीब ब्लॉकचेन दुनिया के अंदर काम कर रही है, उसमें से 90% ब्लॉकचेन के अपने खुद के एड्रेस नहीं है, वो किसी ना किसी और ब्लॉकचेन का सपोर्ट लेके क्रिएट की हुई है। आप देखना ट्रॉन का अपना एड्रेस है, लाइटकॉइन का अपना एड्रेस है, इथेरियम का अपना एड्रेस है, बिटकॉइन का अपना एड्रेस है, बाइनेंस का भी अपना एड्रेस नहीं है, लेकिन फिनटॉच का अपना खुद का एड्रेस क्रिएट किया हुआ है, खुद के टेक्नोलॉजी पे बनाई हुई ब्लॉकचेन है, और साथ ही साथ खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट, और ऐसा वैलेट जो दुनिया पे तीसरे नंबर पे आ गया है। क्यों? अब तक दुनिया में मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट केवल 2 थे, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। अब तीसरा आ गया है फिनटॉच। दोस्तों ये 2 चीजें बनाना खाने का खेल नहीं है। ब्लॉकचेन बनाने में सालों लगते, करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है, और डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाना उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। एक ब्लॉकचेन बनाना तो चलो ठीक है, बना देगा डेवलपर, लेकिन डिसेंट्रलाइज मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट बनाना उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है और कॉस्टली है। अगर ये सस्ता होता, आसान होता, कम टाइम में बनने वाला होता, तो ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क जैसे मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट की लाइन लग गई होती। क्यों नहीं है? केवल 2 ही क्यों है? अब जाके तीसरा आया है फिनटॉच। दोस्तों इसके फ्रेज दुनिया के किसी भी वैलेट में डाल के आप सेम बैलेंस यहां से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और जिस वैलेट में आप वो फ्रेज डालोगे 12 सीट्स, वहां से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आज मैंने ट्रांजेक्शन ट्रस्ट वैलेट से किए, फिनटॉच के जितने इनकम के थे, विड्रॉल मैंने मेटामास्क से मारा, वहां से ट्रांसफर किसी और को किया ट्रस्ट वैलेट से। एक ही अकाउंट में 3 जगह ऑपरेट कर रहा हूं। फिनटॉच में भी वही अकाउंट है, ट्रस्ट वैलेट में भी वही अकाउंट है, और मेटामास्क में भी वही अकाउंट है। तीनों जगह से ऑपरेट कर रहा हूं। तो डिसेंट्रलाइज हुआ कि सेंट्रलाइज हुआ? सेंट्रलाइज चीजें दूसरी जगह ओपन नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊं, बाइनेंस का आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है, दूसरे किसी एक्सचेंज में ओपन करके दिखाओ, होगा क्या? नहीं होगा। वो सेंट्रलाइज चीज है। एक सेंट्रलाइज चीज की चीज दूसरी जगह पे ओपन नहीं होती, क्योंकि उसका खुद का एक्सेस होता है। और जो डिसेंट्रलाइज चीज होती है उसको कहीं भी ले जाओ यार, हर जगह काम करेगा बेचारा, क्योंकि बैकएंड में कोई भी एडमिन नहीं होता है, एडमिनलेस सिस्टम होता है। और आज की डेट में दुनिया में जिसको भी नॉलेज बढ़ता जा रहा है कि व्हाट इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, वो हर एक बंदा अपनी एसेट डिसेंट्रलाइज वैलेट में स्टोर करना चालू कर दिया है, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर वैलेट। उसकी की केवल दुनिया में 2 ही लोगों के पास होती है, या तो हम खुद या हमारा भगवान, बस। उसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं।
दूसरा कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अगर गलती से आपने 12 फ्रेज किसी को दे दिए, वो उसका मालिक हो गया। और सेंट्रलाइज चीज में कितने खतरे मैं बताता हूं आपको सेफ्टी पर्पज के लिए। पहले तो आपका ईमेल एड्रेस, और हर एक आदमी क्या करता है, ईमेल के अंदर आलतू फालतू पासवर्ड डालता है, कभी डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, जो हर एक आदमी ट्राई करके खोल सकता है। अगर आपका ईमेल ही किसी ने हैक कर लिया तो उसके अंदर आपका फिर बाइनांस का अकाउंट हो, चाहे किसी भी वैलेट का अकाउंट, रिकवर करने में कौन सा टाइम लगेगा भाई। उसके बाद जिस एक्सचेंज के अंदर आपका माल पड़ा है, ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके बैकएंड में एडमिन होती है, स्टाफ होता है। मान लो स्टाफ के साथ ओनर का झगड़ा हो गया, उसको खुन्नस निकालनी है, कुछ भी कर देगा बेचारा। उसके बाद ओनर आता है, वो भी कुछ भी कर सकता है। अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज बाइनांस के बाद FTX खत्म हो गया भाई साहब, लाखों लोगों के रुपए चले गए, एसेट चली गई, रोड पे आ गए लोग, क्या कर लिया। जिस दिन ये चीजें हम लोगों को नॉलेज में आएगी, उस दिन हमको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का अंतर पता चलेगा और हमारे में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। आज कई सारे लोग हैं जो अपनी एसेट मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे रखते, बाइनांस में नहीं रखते, जितना जरूरी है उतना ही ट्रेडिंग के लिए रखते, क्योंकि पता है चला कब क्या हो जाए। सेंट्रलाइज पे भरोसा नहीं कर सकते ज्यादा, और डिसेंट्रलाइज कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता है। मान लो ट्रस्ट वॉलेट बंद हो गया, तो क्या ट्रस्ट वॉलेट का माल आपका कोई निकाल पाएगा? दूसरे किसी वॉलेट में डाल देंगे। वो भी बंद हो गया, तीसरे किसी वॉलेट में डाल देंगे, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में चलेगा यार। और यही फिनटॉच है, कहीं भी ऑपरेट कर लो। मैं 3 जगह ऑपरेट कर रहा हूं, साथ ही साथ इसकी जो ब्लॉकचेन है फिनटॉच की, उसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट। आज आपको सुबह सुबह भेजा था, क्या क्या आ रहा है। इसकी जो लेंडिंग बोरोइंग की सिस्टम है दोस्तों, उसके जो फीचर्स है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक लिक्विडेशन विद जीरो रिस्क के साथ। उसके अलावा P2P ब्लॉकचेन फाइनेंस, जो दुनिया में पहली बार किसी ने देखा है और लाया है। बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बे के अंदर, मतलब एक एड्रेस के अंदर लोग पैसे डाल रहे हैं, एक ही ब्लॉकचेन पे, एक ही करेंसी पे इकट्ठा हो रहा है, बोलते लिक्विडिटी बढ़ रही, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख डॉलर, और बाद में पता चला ओम फट स्वाहा हो गया ना। उसके अंदर जनरेशन बस आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसमें से ही प्लान डिजाइन करना है, इसकी टोपी उसके सर, करते ही हम लोग। उसके अलावा इस लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में जो लोन लेने वाले हैं, उनके लिए 4 तरह का लीवरेज है, 20%, 30%, 40% एंड 50%। इसके अलावा जो भी लेंडर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग का ऑफर है 30% का, पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि फिनटॉच अपना इक्विटी नास्डैक में लिस्टेड करने वाला है 2024 में, तो उसके आधार पर, आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर आपको पॉइंट में कुछ इक्विटी दी जाती है। इक्विटी किस प्रमाण से दिया जाए उसका भी कैलकुलेशन डाला गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया जो 100% डिसेंट्रलाइज, हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, फिनटॉच P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर नीचे लिखा है कि हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया हुआ, और यहाँ पे हर एक यूजर इंजॉय कर सकता है जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। इसको जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है, जब तक आप पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। जीरो रिस्क और डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज वैलेट, उसके अलावा लैंडिंग बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट्रलाइज। अब कैसे माने भाई, डिसेंट्रलाइज कैसे माने? ऑडिटेड बाय सर्टिक, ये सर्टिक ने ऑडिट कर रखा है। पहले सर्टिक की साइट दोस्तों ऐसी हुआ करती, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट हटाया नहीं है। अब पिछले 7 दिन से सर्टिक ने अपने पूरे पैरामीटर चेंज कर दिए, साइट का लुक चेंज कर दिया,
और सारा कुछ वापस कंपनी लोड कर रही है, इसीलिए वहां पे आपको एनए दिखता है। और नीचे जब देखोगे तो अपना 37 था, फिर 48 हुआ, आज सुबह देखा मैंने 51 था, और 2-3 दिन के अंदर ये स्कोर आपको 89 की जगह 91 नजर आएगा, क्योंकि सर्टिक एक बार ऑडिट करता है उसके बाद कैंसिल नहीं होता है, वो चेक करने के बाद ही पहले ऑडिट करता है, ऐसे ऑडिट नहीं करता है। इथेरियम को 2.5 साल के बाद दिया था, आज भी कई सारी कंपनी आपको दिखा सकता हूँ 1 साल 1.5 साल से लटकी हुई है, और यही बताती है मार्केट में कि सर्टिक का ऑडिट आ रहा है, सर्टिक का सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिक ऑडिट कर रहा है। 1 साल 1.5 साल से सुन रहा हूं मैं कई सारी कंपनियों का 60% हो गया, 70% हो गया, लटका हुआ है। और फिनटॉच को तो मिला हुआ है यार, तो इसके ऊपर भी लोग पैनिक होते हैं, अरे सर ये नहीं दिख रहा है। भाई ये नहीं दिख रहा है, ये का मतलब क्या होता है? नॉट अवेलेबल, जीरो नहीं बोलते उसको। तो ये चीजों को समझो आप। इसके अलावा बाइनांस के अंदर देखो क्या न्यूज चल रही है, एक नहीं 5-6 न्यूज चल रही है। इस न्यूज की अगर परिभाषा आप समझ पाते हो तो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, थोड़ा जूम करके बताता हूं ताकि आप आराम से पढ़ सको। देखो, फिनटॉच एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स लोन ले सकते हैं और लोन दे सकते हैं। इसको डेवलप किया गया है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के लिए, और यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डाली है जिसको सुपर नोड बोला जाता है, जिसको कहा जाता है मल्टीपल सिग्नेचर एंड जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, और ये अचीव करती है एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन का काम। और साथ ही साथ जो भी लोन लेने वाले हैं उनके लिए ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगाया गया है, जिसकी वजह से ये हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे लगाया गया फंड इन्वेस्टमेंट वो रिस्क फ्री है, फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम P2P है। हमारा 1 रुपया भी फिनटॉच में दोस्तों नहीं जाता है। ये दूसरा भी न्यूज आप देख सकते हो, या बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे फिनटॉच के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम डेली 1% का है, फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडिंग एट 1% एंड लोन एट 2% फॉर 7 days स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरह की चेन काम करती है, BSC, इथेरियम, ट्रॉन और स्टेबल कॉइन। इसके अलावा ये लिखा है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मोबाइल ऐप विथ ऑन मल्टी चेन। मोबाइल ऐप कम विथ डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, ये मोबाइल ऐप के जरिए चलता है, वेबसाइट बेस्ड नहीं चलता है, और इसका जो मोबाइल ऐप बनी है वो कनेक्टेड है डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के साथ। certic.com का डिटेल भी दिया हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं, कई सारी चीजें है दोस्तों इसके लिए। क्या हुआ? हाँ, कंपनी की अगर मैनेजमेंट की बात करें जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट में से लैंडिंग बोरोइंग एक प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज लिए किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरा एडमिन लेस होता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग अपना ना लगाए। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके अलग अलग प्रोजेक्ट पे इवेंट चल रहे, इक्विटी आ रही है, फिन स्वैप आ रहा है, फिन पे आ रहा है, फिन सोल आ रहा है, फिन बैंक आ रहा है, बहुत दुनिया भर की चीजें आ रही है, इसलिए इनको बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सामने है कि ये चीजें हमने बनाई है, डेवलपर हम लोग है, ओपनली बोलते, जबकि बैकएंड में इनकी जरूरत नहीं है, सारा एडमिन लेस है। सीईओ बॉबी जोई लैम्बर्ट, COO विलियम थॉमसन, CFO डोनाल्ड के मार्क्स, CTO ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटमैन। इसके अलावा सऊदी अरब की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ इक्विटी में पार्टनरशिप की है।
इसके पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे 33% में। जब उन्होंने ज्यादा परसेंटेज की डिमांड की तो उनको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, सिस्टम से आउट कर दिया। अब मॉर्गन स्टैनली का फिनटॉच के साथ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट 2019 से इन्होंने चालू किया था, आज से नहीं, बनाना चालू है। नहीं तो आप बोलोगे यार 2019 से चल रहा है, 3 साल हो गए, क्योंकि ब्लॉकचेन को बनाने में सालों लगते। बनाते बनाते 2021 एंड में ब्लॉकचेन रेडी हो गई, और जब इन्होंने ब्लॉकचेन रेडी हो गई तो इस ब्लॉकचेन को अमेरिकन ब्लॉकचेन समिट के अंदर सबमिट किया, लोगों को बताया इसके फीचर्स, इसकी टेक्नोलॉजी। तो इस ब्लॉकचेन को कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी अवार्ड का सम्मानित किया गया, आप देख सकते हैं फोटो में। साथ ही साथ इनको जो पहले से प्लानिंग था कि इसको एक लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज तरीके से ऐड करना है, जिसके लिए सुपरवाइजरी नोड बनाना जरूरी था। क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल में सेंट्रलाइज में जब लोन अप्लाई होता है तो सारा कुछ चेक किया जाता है, सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट, सिबिल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ लोन लेते समय, देते समय इनके पैरामीटर कैसे चेक किए जाए, कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, वॉलिडेट कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा, क्योंकि ये तो कोई एडमिन तो है ही नहीं कि बैकएंड में चेक करें। तो इन्होंने वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रियों से बड़ी बड़ी क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों को उठाया और उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से इस सिस्टम में डाला, जिसमें से बिटगिव कैलिफोर्निया से, लिंको सिंगापुर से, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से और कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से, ऐसी कुल मिला के 100 कंपनी। और टारगेट रखा कि दिसंबर 2023 तक हमें इस सिस्टम के अंदर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है, दिसंबर 2023 तक का टारगेट। लेकिन ये टारगेट 16 मार्च 2023 को पूरा हो गया और आज की डेट में लगभग 22-23 मिलियन लोग सिस्टम में जुड़ चुके हैं। और ये ऐसे नहीं लगा कारवा, इस कारवा इकट्ठा करने के लिए चाहे वो वॉलेट यूजर हो, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो बोरोवर हो, इनके लिए नवंबर 2022 से इन्होंने वर्ल्ड वाइड रोड शो और इवेंट करने चालू किए, जिसमें शुरुआत की सिलिकॉन वैली से, उसके बाद लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, और अभी 14 तारीख को होने जा रहा है जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया, इसी महीने में, लास्ट मंथ मलेशिया। उसके बाद हो सकता है इसी महीने के एंड में थाईलैंड, नेक्स्ट मंथ हांगकांग, उसके बाद दुबई, फिर जापान, फिर सिंगापुर, कंटिन्यू कारवा चलते जा रहा है। और इवेंट भी देखो दोस्तों यूट्यूब पे आप, एक से बढ़कर एक खतरनाक इवेंट, जहां पे मतलब फुल एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि इनका एक मेन मकसद है कि 2024 में अपने फिनटॉच का आईपीओ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम नास्डैक है, वहां लिस्टिंग करना। उसके पहले $10 बिलियन का इनका टोटल मार्केट कैप बनेगा। 100 मिलियन लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े होंगे। आप सोचो ना, 2 महीने में 2.5 करोड़, 10 मिलियन मतलब कितने, 10 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं दिसंबर तक, जिसकी वजह से कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए। और यही उनका विजन है, अपना आईपीओ लॉन्च करना। आज आपने सुबह एक वीडियो देखा होगा टेलीग्राम पे, अपने जो सीईओ है सिलिकॉन वैली में गाड़ी लेके घूम रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनियां दिखा रहे थे, अमेजोन, उसके बाद अपनी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सारी सिलिकॉन वैली में, पूरा आईटी हब है, वहां पे घूम रहे थे, क्योंकि वहां उन्होंने 500 एकड़ की खेती ली, जिसमें आईटी हब बनाने के लिए वहां पूरा आईटी हब खड़ा कर रहे हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका में। तो आज का ही मॉर्निंग का वीडियो है, थोड़ा चेक कर लेना टेलीग्राम में। तो इनके प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपको कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वैलेट, उसके बाद द लैंडिंग बोरोइंग डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, इक्विटी, ये बहुत कुछ है, फिन पे, फिन स्वैप, फिन सोल, फिन, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट 1 बाय 1 आते रहेंगे, इसलिए मैनेजमेंट सामने।
अगर कोई एक प्रोजेक्ट होता चुपके से डिसेंट्रलाइज बना के डाल देता, करना है करो, नहीं करना है मत करो। क्योंकि मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2-5 लाख में बने हुए हैं, किसी भी चेन पे बना दिया। यहाँ तो खुद की ब्लॉकचेन है। और ये सारी चीजें देखो ना 2023 जनवरी से चल रही है। नास्डैक में लिस्टिंग के लिए पब्लिक चेन का टेस्टिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर। मतलब बेस इतना बड़ा है कि कोई राह चलता आदमी ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है। दोस्तों ये पूरे प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए तकरीबन 20 करोड़ के आसपास का खर्चा लगा होगा। 20 करोड़। क्या किसी एमएलएम इंडस्ट्री वालों की ताकत है पहले से 20 करोड़ खर्चा करके मार्केट में उतरने की? आप खुद ही सोचो ना, क्योंकि आप सारे एक्सपीरियंस होल्डर हो यार। अरे 5 लाख की वेबसाइट बना के सॉफ्टवेयर वाले को बोलते 50,000 उधार रख, बाद में दूंगा, या तो तेरी आईडी लगा दूंगा। मानते हो इस बात को? और जब 20 करोड़ आदमी खर्चा करके ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है डिसेंट्रलाइज चीजें, तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो बनाता नहीं। जिन्होंने 2-2, 3-3 साल इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए दिए हो, क्या वो 2-4 महीने के लिए आए होंगे? जबकि ये P2P है। अब यहाँ पे हम कैसे जुड़ सकते, कैसे कनेक्ट कर सकते, कैसे कमा सकते? आप यहाँ पे एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर जुड़ सकते। और शुरुआत करने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों की। $100 से शुरुआत कर सकते, मिनिमम $100। और कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? सिर्फ 7 दिन के लिए। हर 7 दिन में आपका डेली का 1% के हिसाब से 7 दिन का 7%। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो किसी ने $10,000 लगाया, एग्जाम्पल के लिए, बड़ी अमाउंट दिखे इसलिए। डेली का $100, डेली के डेली विड्रॉल कर सकते हो। 7 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन है, भाई साहब सिस्टम अच्छा लगा यार, बढ़िया चीज है, और पूरी मैंने स्टडी कर ली, P2P है, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इक्विटी आ रही है, नास्डैक में लिस्टिंग हो रहा है, और या तो मेरा पैसा सिस्टम में जा ही नहीं रहा है, P2P है, पर्सन टू पर्सन जा रहा है। जैसे अमेजोन पे लेन देन होता है, जैसे ओला पे होता है, उबर पे होता है, जोमेटो में होता है। उनकी तो कोई चीजें ही नहीं है, सिर्फ दो लोगों को लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, वही तो चीज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक ही नहीं है। बढ़िया चीज है, तो आप क्या करोगे? री इन्वेस्ट करोगे। जिसके दिमाग में नहीं बैठा, समझ में नहीं आया, उल्टी सीधी चीजें देख के दिमाग में कुछ घर कर गया, वो क्या करेगा? रिडीम करेगा। भाई बहुत हो गया, मुझे नहीं करना अभी, मुझे डर लगता है, वैसे भी सिल सिल के परेशान हो गया हूं। रिडीम करके निकल जाएगा, बाय बाय करेगा, चलो भाई चलो कोई बात नहीं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 7 दिन के बाद आपको री इन्वेस्ट करना है या रिडीम करना है, सारी चीजें आपके हाथ। डेली विड्रॉल कर सकते हो आए हुए प्रॉफिट को। अगर उस प्रॉफिट को आप डेली विड्रॉल नहीं करते तो आपको उस प्रॉफिट पे डेली 1.5% कंपाउंडिंग मिलता है। ये कंपाउंडिंग मिलता है आपका इन्वेस्टमेंट किया गया अमाउंट डबल होने तक, चाहे वो आपके ROI से हो, चाहे वो आपके कमीशन से। कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ROI की बात नहीं कर रहा, 1.5% की बात कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो महीने का। ये इसके लिए काम करता है जो केवल इन्वेस्टर है। मैं यहां बात कर रहा हूं इन्वेस्टर की केवल। लीडर्स के लिए इसके पैरामीटर अलग है। अगर किसी ने जो भी अमाउंट डाली है 30 दिन तक नहीं निकालता है, तो उसको कंपाउंडिंग के साथ 30% की जगह 37.5% मिलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम, कोई लॉकिंग नहीं है, 24/7। और कैपिटल
हर 7 दिन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका 7 दिन का है। 7 दिन बाद आपका रीइन्वेस्ट हो गया दूसरे 7 दिन, और 7 साइकिल होने के बाद आपको निकालना ही निकालना, क्योंकि 7 साइकिल होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता है। तो सिस्टम में कहता है कि 7 साइकिल में आपका जो भी प्रॉफिट कैपिटल है निकाल दो, आपको अच्छा लगता है तो फिर डालो, नहीं तो निकल जाओ पूरा का पूरा। सिर्फ प्रॉफिट में सिस्टम 5% की फीस लेता है। प्रॉफिट में आपके कैपिटल में किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता, कोई नहीं, बिल्कुल पूरा अमाउंट आपको 100% आपका। 7 साइकिल के बाद रखना है आपकी मर्जी, निकल जाना है आपकी मर्जी, मैक्सिमम 7 साइकिल। ओके, अब यहाँ पे आप देखते हो ये लगता है केवल इन्वेस्टर के लिए, देखना ये चीज। 7% की जगह 9% वीकली, मंथली 30% की जगह 37.5%, और 63 दिन में डबल। ये कैलकुलेट होती है दोस्तों केवल इन्वेस्टर के लिए, वर्कर के लिए ये कैलकुलेशन काम नहीं करती है, क्योंकि वर्कर का तो हो सकता है 3-4 दिन में हो जाए, क्योंकि डबल होते ही आपको निकालना है और फिर लगाना है। डबल के बाद आपका नहीं बढ़ेगा। हर 63 दिन में, मतलब 2 महीने में आपको पूरा पैसा निकालना है, फिर लगाना है। अब लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है, ठीक है। रेफरल इनकम की बात करें तो पहले लेवल पे आरओआई का 15%, एग्जाम्पल आपके सामने है। सेकंड लेवल पे आरओआई का 10%। ये आपको डेली बेसिस पे आएगा, ये पैसिव इनकम है। जितना भी आपका डायरेक्ट में बिजनेस लगता है उन लोगों को जो आरओआई जाता है, उस आरओआई का पहले लेवल पे 15% और दूसरे लेवल पे 10%, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आपके सामने रखी हुई है। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन लीडर्स के लिए टीम मैनेजमेंट बोनस, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। पहली रैंक अचीव करने के लिए आपके 5 डायरेक्ट चाहिए और $50,000 का बिजनेस चाहिए। आप बन जाते हो जीएम, और जीएम की डेली की कम से कम इनकम $100 होती है, क्योंकि टोटल टीम के आरओआई का 20% जीएम को दिया जाता है। सेकंड रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक एक जीएम बनता है और $1.5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर होता है, तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट, और एक वाइस प्रेसिडेंट की डेली की कम से कम इनकम $250 से $300 निकलती है। तीसरे रैंक पे आते हैं, जब आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में एक एक वीपी बनता है और $5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर होता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की डेली की इनकम $600 से $1,500 होती है। नेक्स्ट, जैसे आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में एक एक एसवीपी और $20 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की इनकम 1500 से लेके $5,000 जाती है। और लास्ट में आते, जैसे आपके नीचे एक एक ईडी बनता है अलग अलग लेग में और $60 लाख का बिजनेस बनता है, तो आप बन जाते हो एमडी, और एक एमडी की डेली की इनकम $13,000 से लेके $30,000। अब मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे कितना गैप कमीशन है और क्या क्या परसेंटेज। जीएम को टोटल टीम के आरओआई का 20%, वीपी को टोटल टीम के आरओआई का 30%, एसवीपी को टोटल टीम के आरओआई का 40%, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 50%, और मैनेजिंग डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 60%। मतलब कुल मिला के रैंकिंग में टोटल टीम के आरओआई का 60% बांटा जाता है, और बीच में हर एक रैंक में 10-10% का गैप कमीशन। इसलिए देखिए हर जगह आपको दिखेगा -2 जीएम कमीशन, -2 वीपी कमीशन, -2 एसपीपी कमीशन, -2 ईडी कमीशन। कुल मिला के टोटल टीम के आरओआई का 60% टीम मैनेजमेंट बोनस में जाता है। और जहां पे भी रैंकिंग सिस्टम आती है वहां पे सेम रैंक डिफरेंस आता ही आता है।
आप भी देख रहे होंगे आपके नीचे जीएम, जीएम के नीचे जीएम बनते जाते, लेकिन जब तक आप जीएम थे आपको मिनिमम $100 आ रहे थे, अब आपके नीचे दूसरा जीएम बन गया, ये ले जाएगा $100, तो आपको मिलेगा उसके इनकम का 20%। अगर एमडी है तो एमडी के बाद तो कोई रैंक है ही नहीं, अब एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बनता है तो उस समय कंपनी के प्रॉफिट के पूल का 10% ऐसे एमडीज को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये था पूरा प्लान। 1% ROI, प्रॉफिट अगर नहीं निकालते हो तो 1.5%, 2 लेवल का रेफरल इनकम, पहले लेवल पे ROI का 15%, दूसरे लेवल पे ROI का 10%, 5 रैंक, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। इन टोटल प्लान के अंदर जो डेली का डिस्ट्रीब्यूट है दोस्तों वो है 1.92% डेली का जाना है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करता था। यहाँ पे 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सामने 2% का जनरेशन। अब वो जनरेशन कैसे वो देखिए, ये प्रोजेक्ट ही पूरा P2P है, इसमें से 1 रुपया भी फिनटॉच के अकाउंट में नहीं जाता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो मल्टीपल सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस में चला जाता है और वहां से इंस्टेंट लोन लेने वाले को बोरोवर को चला जाता है। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट 1% पे पर डे के हिसाब से लग जाता है और लोन लेने वाले को 1 दिन के लिए चाहिए तो 2.5% और 7 दिन के लिए चाहिए तो पर डे 2% पे 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट सेट हो जाता है। हमारा भी 7 दिन का, लोन लेने वाले का भी 7 दिन का। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा उस टाइम पे उसका भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा, वहां से सीधा वाया कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस आपके पास। अब जब लोन लिया जाता है या दिया जाता है उस समय जो 100 सुपरवाइजरी नोट सुपरविजन के लिए, मॉनिटर के लिए, वैलिडेशन के लिए रखे, उसमें से ऑटोमेटिक 100 में से कोई भी 10 सिलेक्ट होते रैंडमली, जिसको कहा गया है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। कनेक्ट होते उनकी 3 प्राइवेट की मैच होती है और उन 10 को पता नहीं किस किस को सिलेक्ट किया गया, सारे अब एक दूसरे से अननोन है। और जब बोरोवर लोन लेने जाता है तो उसको 3 चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले मार्जिन, जो मैंने आपको बताई 4 तरह के लीवरेज है, 20%, 30%, मतलब 20-80, 30-70, 40-60 और 50-50, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आपके पास बैलेंस कितना है, उसके हिसाब से मार्जिन कितना आप लेना चाहते हो, कौन सी चेन का बैलेंस है, BSC है तो पैनकेक स्वैप, ट्रॉन चेन है तो सनस्वैप, इथेरियम चेन है तो यूनिस्वैप। ये एक सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको 1 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए, उसको बोलते हैं बोरोविंग साइकिल। इसके बाद उसकी पूरी लोन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे उसको टिक मार्क करना है और कंफर्म करना है। जैसे वो सारा पैरामीटर डाल के कंफर्म करता है तो तुरंत उसके इन्वेस्टमेंट पे एक स्टॉप लॉस लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया लेंडर या इन्वेस्टर सेफ हो जाता है। अब जब ये 3 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। पैनकेक स्वैप, सनस्वैप, यूनिस्वैप, ये तीनों के तीनों 3 चेन पे बने हुए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में दोस्तों ट्रेडिंग नहीं, स्वैपिंग और LP बनाया जाता है। उसके बाद उसके अपने एप्लीकेशन में वॉलेट में लाइव दिखता है कि आज पूरे दिन में ये 3 एक्सचेंज पे कौन से करेंसी ने कितना कितना ग्रोथ किया, आप लाइव देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने पूरे दुनिया में लोन लेने वाले हैं उनमें से टॉप 10 कौन कौन है, उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उनका लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एड्रेस, कौन से टोकन में, कॉइन में उन्होंने आज परफॉर्म किया, कितना परसेंटेज निकाला। अब जब लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एड्रेस को क्लिक करोगे तो वहां ट्रांजेक्शन भी दिखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से जगह पे स्वैपिंग किया या LP बने, कितना निकाला, सब कुछ लाइव दिखेगा, वो भी ब्लॉकचेन, क्योंकि सारा सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड।
with decentralized audited by CERTIC। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा, अरे यार ये बोरोवर जितने भी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या सारे थोड़ी कमाते, लॉस भी तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट एक पहलू के मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रॉफिट करते हैं तो क्या होता है और लॉस करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि फिनटॉच एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे उसने लेंडर को लाया, जैसे हम लोग हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे हमको 1% देते हैं, और हमारे द्वारा जितने भी लेंडर हम सिस्टम पे लेके आते हैं उन सबको कमीशन के रूप में 0.92% जाता है। मतलब कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन है 1.92%। अब 1.92% के सामने अगर इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, लेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोरोवर को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बोरोवर को नुकसान की प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोन ले रहा है, अब वो प्रॉफिट करे लॉस करे। दूसरे आदमी को खड़ा किया बोरोवर को, जो एक ट्रेडर है अच्छे लेवल के, उनको ऑफर है 1 दिन के लिए लोन चाहिए भाई साहब 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए 2%। अब ये लोन लेके आप और कहीं नहीं जा सकते हो, लोन लोगे फिनटॉच में और ट्रेडिंग करने चले जाओगे बाइनांस में, तो वहां तुम्हारे पीछे लोन रिकवर करने कौन आएगा, रिकवरी एजेंट में कौन से एड्रेस पे भेजू, ना तुम्हारा नाम पता है, यहाँ तो केवल डिसेंट्रलाइज है, सिर्फ एड्रेस है, वो भी कौन सा, ब्लॉकचेन का। लोन तो आपको मिलेगा लेकिन ट्रेडिंग हमारी प्लेटफॉर्म पे ही करना पड़ेगा। आप जिसमें मर्जी करो, आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है, तीनों चेन है, उसके अलावा क्रॉस चेन भी है, बाइनांस चेन, इथेरियम चेन, ट्रॉन चेन और क्रॉस चेन। और दुनिया में 90% करेंसी इसी तीनों चेन पे बनी है। एग्री करते हो इस बात को? अब आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, सीधा चला गया बोरोवर के पास। बोरोवर ने क्या किया, जब मार्जिन सिलेक्ट किया 50-50 का सिलेक्ट किया, आधा उसने डिपॉजिट किया, आधा लोन लिया। 1000 उसके पास यूएसडीटी पड़ा था, 1000 यूएसडीटी और ले लिया, और $2000 से उसने स्वैपिंग और एलपी बन के पैनकेक स्वैप में खड़ा हो गया बीईपी 20 में। पूरे दिन में 7% निकाला, मतलब $140 को। तो एक दिन का ब्याज कितना गया, 1000 का ही तो लोन लिया था, $20 गया, तो भी $120 का प्रॉफिट उसके पास बचा। अगर मान लो उसने लोन ना लिया होता और $1000 पे एलपी या फिर स्वैपिंग करता और 7% ही निकालता तो $70 कमाता। लोन लेने के बाद बंदे ने लोन चुकाने के साथ साथ $120 कमाए। इसको क्या बोलेंगे, चलो भाई बढ़िया बंदा है, जीत गया। अब हार की भी बात देखें, क्योंकि जीत हार दोनों होनी है। सेम पैरामीटर लेते हैं 50-50, 1000 उसने डाला था, 1000 का लोन लिया, 2000 पे ट्रेडिंग चालू किया, और जैसे ये 2000 का 50-50 मार्जिन सिलेक्ट करता है उसका 30% का स्टॉप लॉस लग जाता है। जैसे ये टॉप लॉस उसका टच करता है अपने आप सारे ट्रेड उसके क्लोज हो जाते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। भाई लिमिट आपकी पूरी हो गई, क्योंकि हमें लेंडर को बचाना है, इन्वेस्टर को बचाना। अगर पूरा जीरो करोगे तो वो बंदा कहां जाएगा। जब हम बोलते हैं बाइनांस के अंदर लिखा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले का किसी भी तरह का रिस्क नहीं है लॉस होने का, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहा गया ब्लॉकचेन बेस, तो फिर साबित भी करना पड़ेगा सिस्टम को। देखो साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे वो 30% लॉस करता है उसके ट्रेड क्लोज हो गए। अब बचे कितने, 1400। तुरंत ऑटोमेटिक, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कोई मैन्युअली हिसाब किताब नहीं होता है, ये सारी चीजें सेकंडों में होती है। 1000 लोन का वापस ले लिया, 140 इंटरेस्ट का ले लिया, क्योंकि उसने 7 दिन के लिए लिया है 2%। भले वो एक दिन में लॉस कर रहा है लेकिन लगेगा 7 दिन का। जैसे आपका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है वैसे उसका भी 7 दिन का। आप भी 7 दिन तक कैपिटल निकाल नहीं सकते हो, वैसे वो भी
जब लोन लेता है तो 7 दिन का उसका इंटरेस्ट लग गया, देना ही देना है। अगर पहले दिन उसने लॉस कर दिया दोस्तों, तो सिस्टम के अंदर कितना गया, 14% एक ही दिन का, जिसमें से सिस्टम में कितना बटना है, 1.92, बाकी का फिनटॉच के अपने खुद के प्रॉफिट वाले पूल में चला जाता, और बचा हुआ $260 बोरोवर के वॉलेट में चला जाता है। भाई साहब दोबारा डालो या फिर उसमें से जो करना है करो। तो यहाँ पे लेंडर को, इन्वेस्टर को पूरी तरह सेफ रखा गया है। बोरोवर चाहे प्रॉफिट करे तो ही ठीक, लॉस करे तो भी ठीक, यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मतलब 1.92% डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके सामने मिनिमम 2% का जनरेशन। अब मान लो सारे प्रॉफिट करते तो भी 2% तो कहीं गया नहीं, और उस 2% में 2% में से 1.92% डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी 0.08% सिस्टम के प्रॉफिट में जाता है। उसके अलावा 5% प्रॉफिट पे डिडक्शन है, वो भी प्रॉफिट में जाता होगा। तीसरा, ऐसे कोई लॉस करने वाले 1-2 दिन में, लेकिन लगना है 14% 7 दिन का, वो बचता है। उसके अलावा सबसे बड़ा इनकम अगर फिनटॉच का कोई है दोस्तों, तो वैलेट के गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया के अंदर बाइनेंस से भी ज्यादा ब्रोकरेज ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क, जो दिखती नहीं है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वही होती वर्ल्ड वाइड। और ये इसका पूरा जो ग्राफ देखना है आपको, ये जो प्रोसेस होती है, जिसका पूरा ग्राफ है अपने पास, ये देखो सारे एल्गोरिदम डाल रखे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा वर्कआउट होता है। जिस दिन आप इसकी स्टडी करोगे अपने आप समझ जाओगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा कई सारे कॉइन्स भी ये लोग ऐड करते हैं बोरोइंग के लिए, चेक कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं दोस्तों, बताने जाएंगे तो काफी कुछ चीजें होती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था, प्लान था। अगर हमारे कोर्स में से किसी का कोई बात करना चाहते हो या कोई सवाल हो, है कोई? सर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर, ये हैंड रेज ना करें प्लीज। आपकी प्रेजेंटेशन के बाद अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ही सारे सवाल जवाब हम लेते हैं। मुझे पता है दिन भर में क्या क्वेरी आती है, वो मैं मेंशन करता हूँ। उसके बावजूद भी आपकी कुछ क्वेरी है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि हमारे सारे जो कोर्स बने हैं या हमारे लीडर्स है, पिछले 2 महीने से लगे और वो परफेक्ट हो चुके हैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे। अगर उनसे कुछ चीजें रह जाती है तो उनको बोलिए कि मेरे से कॉन्फ्रेंस में आइए। दिन भर में कॉन्फ्रेंस में काफी सारी चीजें क्लियर करता ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एक बंदे का हम सवाल लेते तो एक सवाल लेते लेते 50 हैंड खड़े हो जाते, और इसमें किसी का नहीं लिया, किसी का नहीं लिया, तो उनको क्या लगेगा कि ये पार्शियलिटी करते, हमारा लेते किसी का नहीं लेते। इसीलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चलाते थे। तो आपकी कुछ क्वेरी है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप बात कीजिए। देखो एक को अगर मैंने अनम्यूट किया तब तक 50 हाथ नहीं आए तो मेरा नाम बदल के रख देना, बिल्कुल आएंगे, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। तो हमारे कोर्स में से कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, वरना मैं मीटिंग को क्लोज करता हूं। और जितने नए लोग बैठे हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं बैलेट आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूं, है कोई हमारे कोर्स में से कुछ बात? अच्छा गोपाल जी आप कुछ बोलना चाहते थे तब रह गए। गोपाल एंड लक्ष्मी, आप स्टार्टिंग में कुछ बात कर रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। मिस्टर गोपाल,
नहीं है किसी का कोई सवाल? ओके सब कुछ? प्रजापति साहब हैंड रेज ना करे, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ जो जीएम अबो है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों।